हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टुडे विल स्पीक ऑन इंडिया ईरान बायलैटरल रिलेशंस। और इंडिया ईरान बायलैटरल रिलेशंस में हम एक इंपॉर्टेंट एरिया को पिक करेंगे, चाबहार डील। हाल ही में इंडिया और ईरान ने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है चाबहार पोर्ट को लेकर के। 10 ईयर्स के लिए एग्रीमेंट है। और चाबहार पोर्ट में जो दो टर्मिनल्स हैं, शाह बहस्ती और शाह कलंदरी टर्मिनल्स, इन दोनों टर्मिनल्स में से शाह बहस्ती टर्मिनल का जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडिया के पास आ जाएगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। जैसे ही दोनों कंट्रीज एग्रीमेंट को साइन करते हैं उसके ठीक बाद अमेरिका की तरफ से एक स्ट्रांग रिएक्शन आता है। अमेरिका इंडिया का नाम लिए बिना ये कहता है कि वो कोई भी कंट्री जो ईरान के साथ किसी भी तरह की बिजनेस डीलिंग्स में इन्वॉल्व होगी उसको सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इसको स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। क्या कुछ वो कहते हैं अपने रिएक्शन में और क्या ये पूरा मैटर है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल एंड द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चाबहार पोर्ट। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम चलते हैं चाबहार पोर्ट की तरफ। सो लुक एट दिस वन, ये चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट इज सिचुएटेड इन द सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान। इसके दो टर्मिनल्स हैं, शाह बहस्ती टर्मिनल एंड शाह कलंदरी टर्मिनल। एज आई सेड, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो शाह बहस्ती टर्मिनल के लिए है, शाह कलंदरी टर्मिनल के लिए ये एग्रीमेंट नहीं है। राइट, इट इज द डीप वाटर पोर्ट ऑफ ईरान और ये गल्फ ऑफ ओमान में सिचुएटेड है। इस स्टेट ऑफ होर्मुज के काफी करीब ये लोकेशन है, तो आप समझ सकते हैं इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का। इससे कुछ ही दूरी पे आपको मिलेगा पोर्ट ऑफ ग्वादर, आप देख सकते हैं पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है और यहां पे चाइना की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। राइट, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को एक एज देगा ताकि इंडिया इंडियन ओशन में अपने इंटरेस्ट को और गल्फ ऑफ ओमान में अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर पाए। अब यहां एक बार स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझिएगा चाबहार पोर्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के पास सेंट्रल एशिया का कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अब सेंट्रल एशिया में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो लैंडलॉक्ड हैं। अब अगर आपको सेंट्रल एशिया पहुंचना है, अब आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल एशिया क्यों जाना चाहते हैं आप। देखिए, इंडिया ने 2014-2015 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम को लॉन्च किया था, मेक इन इंडिया स्कीम। तो पहला इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशिया का ये है कि सेंट्रल एशिया एक इमर्जिंग मार्केट है, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वो भी एक इमर्जिंग मार्केट है। तो अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बूस्ट अप कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया आने वाले समय में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, तो आपको अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए, उसको सेल करने के लिए किसकी जरूरत होगी? मार्केट्स की। और इमर्जिंग मार्केट्स कहां अवेलेबल है? अफ्रीका में और सेंट्रल एशिया में। तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया सेंट्रल एशिया का, वो है आपके पास में एक्सेस टू द इमर्जिंग मार्केट्स। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि इंडिया एक एनर्जी डेफिसिट रीजन है और किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की। इंडिया का पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन जो है वो आज काफी कम है इन कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज, इनफैक्ट चाइना से काफी कम। तो आपको चाहिए है एनर्जी, और एनर्जी इज अवेलेबल इन सेंट्रल एशियन रीजन। तो दो इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने आपको बताए सेंट्रल एशिया के पर्सपेक्टिव से। द फर्स्ट वन इज द एनर्जी सिक्योरिटी एंड द सेकंड वन इज द एक्सेस टू मार्केट्स। राइट, तो आपके पास सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ना पाकिस्तान आपको एक्सेस देगा और ना ही चाइना आपको एक्सेस देगा। तो आपको एक्सेस कैसे मिल सकता है? चाबहार पोर्ट के थ्रू मिल सकता है। तो आप इस बात को समझिए दैट ईरान इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। राइट, तो आप सबसे पहले चाबहार पोर्ट जाइए अपने इंडियन ओशन से होते हुए, उसके बाद में आप पहुंच सकते हैं चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से यू कैन एंटर डायरेक्टली इन दी सेंट्रल एशियन रीजन। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चाबहार पोर्ट। चलिए नाउ लेट अस ब्रीफली एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस एग्रीमेंट। देखिए, ईरान का एस्टैब्लिशमेंट होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का 1979 में। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आती है और शाह रजा पहलावी की जो सरकार थी उनको बेसिकली डीथ्रोन किया जाता है और उसके बाद में स्टैब्लिशमेंट हो जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का, और ईरान एक थियोक्रेसी बनता है। थियोक्रेसी का मतलब कि ईरान में एक रिलीजियस डॉक्ट्रीन है और वहां पे एक सुप्रीम रिलीजियस लीडर का कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे अयतुल्ला खमैनी जो है इस समय वो सुप्रीम रिलीजियस लीडर है। 1970s में ईरान को अपने इस स्ट्रेटेजिक पोर्ट का, उसके इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन होता है। 1980s में जब ईरान वॉर होता है तब ईरान को रियलाइज होता है कि उसको इस पोर्ट को डेवलप करने की जरूरत है।
अब 2003 की तरफ चलते हैं। 2003 के आसपास जब वाजपेयी जी इंडिया में प्रधानमंत्री थे, उनके रहते उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ब्रजेश मिश्र, उनके और ईरान के उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हसन रोहानी के बीच में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग के दौरान दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन होता है, दिल्ली डिक्लेरेशन एग्रीमेंट। इस दिल्ली डिक्लेरेशन एग्रीमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट इंडिया और ईरान के स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट का के सेंटर में था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इंडिया को इस एग्रीमेंट से पीछे हटना पड़ता है और ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से कोल्ड स्टोरेज में चले जाता है। 9/11 को जब अमेरिका के WTC सेंटर पे अटैक हुआ, उसके बाद अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, जिसमें इराक और अफगानिस्तान के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर किया गया अपने अपने रीजंस की वजह से। इसके बाद अमेरिका इंडिया को पुश करता है कि वो इस एग्रीमेंट के साथ ईरान के साथ आगे ना जाए। एक दौर था जब 1979 के पहले अमेरिका और ईरान काफी क्लोज माने जाते थे। 1979 में जब ईरान एक इस्लामिक स्टेट बन गया, एक शिया इस्लामिक स्टेट बना, तो उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच में के जो डिस्टेंस थे वो काफी बढ़ गए थे। तो अमेरिका ने इंडिया को प्रेशराइज किया कि वो इस एग्रीमेंट से और इस स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन से दूर चले जाए और एक डिस्टेंस मेंटेन कर ले। तो यहां से ये जो डील है वो कोल्ड स्टोरेज में चली गई। ये स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है ये कहीं ना कहीं सस्पेंड हो गया। अब इसके बाद एक नए दौर की शुरुआत होती है। ये दौर था बेसिकली 2015-2016 का, जब भारत में भी 2014 में एक नई सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद में जो ये पुराना प्रोजेक्ट था इसको एक मोमेंटम मिलता है। 2016 में इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार एग्रीमेंट साइन होता है। ये एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट था। तो पुराना जो एज ओल्ड एग्रीमेंट था वो यहाँ 2016 में रिवाइव होने जा रहा था, राइट। अब आप ये देख सकते हैं कि कैसे 2004 से लेकर के 2024 के बीच में इंडिया और अमेरिका के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम हुआ है। इनफैक्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय पे आपको याद होगा 2008 के आसपास में इंडिया और अमेरिका के बीच में एक यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील भी साइन हुई थी। तो जैसे जैसे इंडिया अमेरिका के क्लोज जाता गया, वैसे वैसे अमेरिका ने ईरान और इंडिया के ये जो रिलेशंस हैं और ये जो डील है इसको इग्नोर करना स्टार्ट किया। 2015 आपको याद होगा, 2015 में अमेरिका में ओबामा की सरकार थी और बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक डील को साइन किया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। 2015 में साइन हुई इस डील में ईरान को कुछ रिलीफ दिया गया, ईरान को कुछ जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की गई इस एग्रीमेंट के थ्रू। और इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है ईरान में और ये एग्रीमेंट साइन होता है। 2018-19 के आसपास जब अमेरिका में सरकार बदली, जब डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां आते ही साथ में इस एग्रीमेंट को डिस्कार्ड कर दिया और अल्टीमेटली ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ ये JCPOA एग्रीमेंट जो है वो सस्पेंड हो गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ईरान के साथ अपने डिस्टेंस वापस बनाने शुरू कर लिए और एक बार फिर कोविड-19 की वजह से यह एग्रीमेंट कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज में चले गया, वापस से रिवाइव हुआ इतने समय के बाद में। हाल ही में जब ब्रिक्स की समिट हुई थी तो ब्रिक्स की समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के प्रेसिडेंट के बीच में नेगोशिएशंस हुए थे, इसको लेकर के बातचीत हुई थी और ये एग्रीमेंट अब आपको जमीन पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके बारे में और आगे। ये था इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि कैसे ये एग्रीमेंट जो है वो इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कब इसको कंसीव किया गया था। तो वाजपेयी इरा का प्रोजेक्ट है और मोदी इरा में जाकर के फाइनली प्रोजेक्ट जो है वो रिवाइव होता है, राइट। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया ईरान के ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। एक बार आप ब्रीफली देख सकते हैं मैप की तरफ, ध्यान से देखिए। ये रहा आपके सामने पोर्ट ऑफ चाबहार और पोर्ट ऑफ चाबहार से काफी क्लोज है पोर्ट ऑफ ग्वादर ऑफ पाकिस्तान और यहां से आप जाहिदान एंड देन जरांज होते हुए आप अफगानिस्तान में एंटर कर सकते हैं। तो यहां से इनफैक्ट चाबहार पोर्ट से जाहिदान के बीच में एक रेलवे लाइन प्रपोज है एंड देन उसके बाद यहाँ जरान से इंडिया ने एक रोड का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है अफगानिस्तान में। तो यहाँ से आप सेंट्रल एशिया की तरफ मूव कर सकते हैं, राइट। अब चलिए बात करते हैं इस एग्रीमेंट के बारे में। पहले 2016 के एग्रीमेंट की तरफ चलेंगे और प्रेजेंट एग्रीमेंट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लुक एट दिस वन,
ये स्लाइड आपके पास में अवेलेबल होगी, जैसे ये यूट्यूब सेशन खत्म होगा इसके ठीक नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इसका, तो आप कंटेंट देख सकते हैं। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। सी अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अभी हमने बात की थी 9/11 अटैक के बारे में, एंड आई टोल्ड यू कि कैसे जॉर्ज बुश जो कि उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंडिया को पुश किया कि वो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट के साथ आगे ना जाएं और डिस्टेंस मेंटेन करें। एक टर्म यूज किया था जॉर्ज बुश की सरकार ने, इट वाज एक्सेस ऑफ ईविल। एक्सेस ऑफ ईविल में 3 कंट्रीज को शामिल किया था उन्होंने। सबसे पहली कंट्री थी नॉर्थ कोरिया, राइट? सो नॉर्थ कोरिया वाज देयर, देन इराक वाज देयर एंड ईरान वाज आल्सो देयर। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है एक्सेस ऑफ ईविल के बारे में, तो याद रखिएगा ईरान, देन नॉर्थ कोरिया एंड देन इराक। तो इन तीनों को कलेक्टिवली एक टर्म यूज किया था इसके लिए, दैट वाज एक्सेस ऑफ ईविल। सो इंडिया वाज रिक्वेस्टेड नॉट टू मूव फर्दर विद ईरान एंड टू साइन अ स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसी के बाद में ये एग्रीमेंट जो है वो कोल्ड स्टोरेज में चले गया, इंडिया ने इसको अबेंडन कर दिया, राइट? देन रिवाइवल के बारे में अब हम बात करेंगे। 2016 की तरफ चलते हैं, एक नए समय की तरफ, जब मोदी जो है वो मोदी सत्ता में आते हैं और किस तरह से वो 2016 में इस पूरे एग्रीमेंट को रिवाइव करते हैं। सो नाउ ब्रीफली डिस्कस दैट पार्ट। So in May 2016, India signed a tri-party agreement with Iran and Afghanistan to develop the Shahid Beheshti terminal at Chabahar. It is India's first foreign port project. The deal agreement aims to establish an international transport and transit corridor in Chabahar. तो क्या एम है? Aim is to develop an international transport and transit corridor, right? The construction of the Chabahar port and the construction of a rail line from Chabahar port to Zahedan are the major highlights of this project, as we have discussed. राइट इसको अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले मैप में देखा था। द आइडिया वाज दैट द पोर्ट वुड इनेबल इंडिया टू बाईपास पाकिस्तान एंड एक्सेस अफगानिस्तान एंड अल्टीमेटली सेंट्रल एशिया। इसको भी हमने डिस्कस किया जब हमने इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात की थी, राइट? सो द पोर्ट कुड सर्व एज अ हब फॉर ट्रांजिट trade between India, Iran and Afghanistan and provide an alternative route to the traditional Silk Road that passes through China. Next one. So in 2016 India signed an agreement with Iran और इसमें एक कंपनी हमारे पास में India Ports Global Limited IPGL that has been operating Chabahar Port through its wholly owned subsidiary. क्या नाम है इसका? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन, IPGCFZ। ये आप याद रखेंगे इस कंपनी का नाम, ये होली ओन सब्सिडरी है IPGL की, और उसके थ्रू ही शाह बहस्ती जो टर्मिनल है उसका ऑपरेशन हो रहा है सिंस 2018। उसके बाद कोविड-19 आया, बीच में कुछ डिसरप्शंस आए जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है उसको वो हॉल्ट पे चले गया था, लेकिन वापस से रीनेगोशिएशंस हुए और वापस से जो प्रोजेक्ट है वो रीसरफेस हो गया है, right? So the port has handled more than 90,000 20-foot equivalent units of container traffic and more than 8.4 million metric tons of bulk and general cargo since 2018, right? In fact, COVID-19 के समय इस पोर्ट का इस्तेमाल किया गया वैक्सीन्स को डिलीवर करने के लिए। क्लियर गाइस? अब बात करेंगे 2024 के एग्रीमेंट के बारे में, क्या कुछ हुआ है इस 2024 के एग्रीमेंट में। लुक एट दिस वन। So the key highlights of the agreement. First of all, the long-term agreement was signed between Indian Ports Global Limited (IPGL) and the Port and Maritime Organization (PMO) of Iran, enabling operation of the Shahid Beheshti terminal, as we discussed. Right? The next one, look at the funding part. IPGL will invest approximately $120 million in equipping the port. India has also offered a credit window equivalent to $250 million for mutually identified projects aimed at improving the Chabahar related infrastructure. क्लियर है दोस्तों? ये था पूरा का पूरा एग्रीमेंट। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया ने कितना फंडिंग प्रोवाइड किया है, इंडिया की तरफ से कौन सी कंपनी है जो इस पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने जा रही है, जो अभी हमने बात की थी IPGL, उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी के बारे में, राइट? और ईरान की कौन सी कंपनी है जो साथ में कॉपरेट करेगी? दिस वन, द PMO मींस द पोर्ट एंड द मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, राइट? नेक्स्ट वन। अब हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में। सी, अमेरिका का एक लॉ है काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा। काटसा एक्ट को 2017 में
इनेक्ट किया गया था। और एज पर दिस एक्ट अमेरिका की 3 मेन एडवर्सरीज हैं, अमेरिका के 3 मेन पोटेंशियल एनिमीज हैं। फर्स्ट वन इज रशिया, देन ईरान एंड द थर्ड वन इज नॉर्थ कोरिया, राइट। तो अमेरिका इस एक्ट के थ्रू किसी भी तरह का बिजनेस एंगेजमेंट इन तीनों कंट्रीज के साथ में ये प्रोहिबिट करता है। तो कोई भी कंट्री, लेट्स सपोज कि XYZ कोई भी कंट्री हो, अगर वो इन तीनों एडवर्सरीज में से नॉर्थ कोरिया, रशिया, ईरान, इन तीनों में से किसी भी एडवर्सरी के साथ में अगर किसी भी तरह से कोई बिजनेस डील करने जा रही है, इन दैट केस दैट कंट्री विल हैव टू फेस अमेरिकन सैंक्शंस। तो जैसे ही ये डील साइन होती है, अमेरिका की तरफ से एक ट्वीट आता है। अमेरिका कहता है कि कोई भी कंट्री जो ईरान के साथ कोई बिजनेस डील को साइन करेगा उसको सैंक्शंस फेस करने पड़ेंगे, उसको रेपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। इसके बाद में एस जयशंकर का रिस्पॉन्स आता है। सो एस जयशंकर का रिस्पॉन्स क्या है? लुक एट दिस वन। इंडिया विल वर्क एट एक्सप्लेनिंग दैट द चाबहार पोर्ट इट इज इन द रीजन्स इंटरेस्ट। तो ये रीजन के इंटरेस्ट में है, राइट। सी, इस पोर्ट का एक मेन मोटिव है चाइना को बाईपास करते हुए, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ पहुंचना। अब चाइना ऑलरेडी कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? ग्वादर पोर्ट पे। तो अगर इंडिया की प्रेजेंस चाबहार पे है तो ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं चाइना के उस इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट में है। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अमेरिका दैट लुक, दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर region. In fact, it is also in the interest of America that India keeps its control, its presence in this entire region. Understood दोस्तों? तो यहाँ पे एस जयशंकर का ये रिमार्क आता है. Look at this one. And एस जयशंकर said, responding to the US government's remark about the potential risk of sanctions to companies working on the India-Iran joint venture. 2016 में ऑलरेडी इंडिया को एक बार एक वेवर मिल चुका है एंड आप एक और वेवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में जब सरकार यहाँ पे बदलेगी। तो आप इनफैक्ट अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, होपफुली अमेरिका में जैसे अगर डोनाल्ड ट्रंप वापसी करते हैं और अगर वो वापसी ना भी करें तो इंडिया की तरफ से आप देख सकते हैं लाइक मोदी इज लाइकली टू विन द इलेक्शंस अगेन। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि इंडिया को वेवर मिल जाएगा और ये एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा विदाउट एनी सैंक्शंस। तो इन सैंक्शंस से इतना के बारे में कुछ खासा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहां पे याद रखना है काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट 2017, और वो कौन सी 3 कंट्रीज हैं जो अमेरिकन एडवर्सरीज यहां पे कंसीडर की जा रही हैं। इज दैट क्लियर गाइज? अब लास्ट में अगर हम बात करें तो एक मैप देखिए, 2 बहुत ही फेमस नैरेटिव्स होते हैं। जैसे एक नैरेटिव है वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का। तो देखिए यहां पे ध्यान से, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो कैसे चाइना इंडिया को चारों तरफ से इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे पोर्ट ऑफ ग्वादर, राइट। देन यहां पे इराक में चाइना की प्रेजेंस है, जिबूती में चाइना की प्रेजेंस है, सूडान में चाइना इज प्रेजेंट। इनफैक्ट मालदीव्स में अभी आपने देखा होगा किस तरह से मोहम्मद मोइजू की सरकार के रहते हुए इंडिया आउट कैंपेन को ड्राइव किया गया थ्रू दी चाइनीज इन्फ्लुएंस। तो यहां पे भी चाइनीज प्रेजेंस है। देन पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा श्रीलंका में यहां चाइना की प्रेजेंस। देन उसके बाद में कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार, चिटगोंग ऑफ बांग्लादेश, एंड देन द केआरए कैनाल ऑफ थाईलैंड। तो आप यहां देख सकते हैं कि कैसे चाइना जो है इंडिया को चारों तरफ से सराउंड करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज नोन एज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मतलब मोतियों की माला। तो चाइना ने इंडिया को मोतियों की माला गिफ्ट दी है, बदले में हमारे पास भी कुछ देने के लिए उन्होंने मोतियों की माला दी है, हमने उनको नेकलेस दिया है डायमंड का। देखना चाहेंगे आप? लुक एट दिस वन। सो दिस इज द नेकलेस ऑफ डायमंड, दैट्स द जियोपॉलिटिकल लाइक रिएक्शन ऑफ इंडिया। तो किस तरह से उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल दिया और कैसे हम उनको डायमंड का नेकलेस गिफ्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान, देन दुकुम पोर्ट ऑफ ओमान, ओमान इंडिया का बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। देन यहाँ देखिए आप एजम्पशन आइलैंड ऑफ सेशल्स, देन सबांग आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, देन चांगी एयरपोर्ट ऑफ सिंगापुर। वियतनाम में इंडिया की प्रेजेंस, देन जापान के साथ में हमारा ऑलरेडी क्वाड कंट्रीज में है जापान और इंडिया, देन मंगोलिया के साथ में इंडिया का कॉपरेशन। तो वी आर गिफ्टिंग अ नेकलेस ऑफ डायमंड टू चाइना, राइट। तो मोतियों के बदले में आप नेकलेस रख लीजिए।
आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। ये सारे एरियाज आपके लिए बहुत काम में आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं इन सेशंस में तो कीप ऑन वॉचिंग लीगल डिस्कोर्स। लीगल डिस्कोर्स का टेलीग्राम हैंडल भी अवेलेबल है, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चाहें तो लीगल डिस्कोर्स के यूट्यूब हैंडल पे और मुझे मेरे पर्सनल नाम स्वप्निल रमन के नाम के यूट्यूब हैंडल से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह के सेशंस के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।